हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आपको 12वीं क्लास की पहली किताब जिसे प्राचीन भारत के नाम से जाना जाता है, उसकी पहली टॉपिक जो ईंट, मनके और अस्थियां के नाम से जानी जाती है और दूसरी भाषा में उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से उसे पढ़ने का प्रयास किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह टॉपिक समाप्त करूंगा और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन यानी एक नंबर का क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पीछे हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हम तो सिंपल क्वेश्चन जब आता है तो उसे हम बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल और अन्य कई प्रकार के लोगों के सहयोग से किया गया था। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जनरल कनिंघम। वह 19वीं शताब्दी के आसपास में पंजाब के क्षेत्र में, जो आज के डेट में हिंदुस्तान में पंजाब है और कुछ इलाका कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, पूरा संपूर्ण रूप से एक ही पंजाब था, उस क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया है। यानी उस इलाके में एक रेलगाड़ी को आने जाने के लिए पटरी बिछाई जा रही थी। वहां पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले, कुछ मोहरें मिली, जिससे वहां के लोगों को पता चला, जो लोग खुदाई कर रहे थे, कि यहाँ पे लगता है कोई ना कोई सभ्यता है या पुरानी सभ्यता रही होगी। ऐसी स्थिति में वहां पर धीरे धीरे आगे चल करके खुदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगे चल करके जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को इस बात की जानकारी दी और उन्हें सौंप दिया कि आप यहाँ पे खुदाई करें। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में उन लोगों ने दो स्थलों को खोज निकाला, जिसे हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। एक की खोज 1921 में, तो दूसरे की खोज 1922 में की थी। इसकी चर्चा अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और आज वह सभ्यता एक बहुत ही बड़ी सभ्यता, एक शिक्षित सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता के रूप में है और ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता भी रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक कहानी के माध्यम से थोड़ी समझ में आई होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस पॉइंट्स को याद करिएगा और जब क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो उसके बारे में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया था। कब किया था जी? तो 19वीं शताब्दी में यहाँ पर इन्होंने आरंभ किया था। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मोहर दी। मतलब एक अंग्रेज वहाँ पे जो खुदाई हो रही थी, तो एक दूसरा अंग्रेज था, उसने जो कनिंघम साहब थे वहाँ पर, जो अधिकारी थे वहाँ पे, उनको एक मोहरे उठाकर दी। खुदाई के दौरान एक मोहर मिली तो उनको वो दिया। उसे लगा हुआ कोई सामान वामान है, तो लो भैया देखो इसको। तो उनको मिला, उन्होंने इस चीज को देखा तो महसूस किया, उन्हें लगा कि तो बहुत ही विचित्र चीज है, अलग चीज है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली। अब जब इसके बाद जब जानकारी चला कनिंघम को, तो उन्होंने दयाराम साहनी को ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा नामक स्थान से एक मोहरे खोज निकाली। आगे चल करके राखलदास बनर्जी ने क्या किया कि हड़प्पा जैसी ही मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। दोनों एक ही जैसी मोहरें थी, दोनों की साम्यता भी एक ही जैसी थी। तो अब इससे ये पता चलने लगा कि शायद यहाँ कोई सभ्यता रही होगी और ये दो जो जगह हैं अलग अलग जगह रहे होंगे और दोनों का संपर्क रहा होगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे मोहरों को प्रमाण मिलता है और इस प्रकार से वहाँ पे खुदाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये दोनों मोहरों एक ही संस्कृति के भी थे। ठीक है, अब कह रहा है कि 1924 में डायरेक्टर जॉन मार्शल, याद रखिएगा डायरेक्टर क्या था, जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। 1922 तक तो पता चल गया हमें,
और 24 तक आते आते उन्होंने पूरे विश्व में इस बात को ऐलान कर दिया कि इस क्षेत्र में एक बहुत पुरानी सभ्यता का प्रमाण मिला है, जिसे हम लोग भविष्य में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि जॉन मार्शल का कार्यकाल एक व्यापारिक परिवर्तन का काल था। वो व्यापारी करने आया था, लेकिन इसी में यहाँ पर भी वो दिलचस्पी ले रहा था। भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे। पहला पेशेवर था जो इस बारे में काम कर रहा था। इस बारे में का मतलब हो गया कि इन पुरातात्विक चीज़ों की खुदाई में उसके दिलचस्पी थी और वो काम कर रहा था। इसका अनुभव उसे यूनान क्रीट में भी प्राप्त हो चुका था। कनिंघम की तरह जॉन मार्शल को आकर्षित खोज में भी दिलचस्पी थी। अब कनिंघम साहब को भी थी, जॉन मार्शल को भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी थी, वो भी खुदाई करते थे। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने व्हीलर ने इस समस्या का निदान कर दिया। उन्होंने बता दिया कि हाँ, ये चीज़ें ठीक है। अब उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद प्रमुख स्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। इस बात को समझिए, जब 1944 में ये चीज़ें प्रसारित हो गई, 1947 में भारत 2 भागों में बट गया। ये तो हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। अब जब बट गया तो उस समय जितने भी स्थल थे वो मोस्टली किस एरिया में चले गए बेटा? पाकिस्तान में चले गए, क्योंकि ये सभ्यता जो थी वो पूर्ण रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। चारों तरफ सिंधु नदी के चारों तरफ स्थलें थे। तो इस तरह से आज के डेट में जो सिंधु नदी जो है वो मैक्सिमम कहाँ बहती है? पाकिस्तान में बहती है। तो अब स्थल भी सब पाकिस्तान में ही थे। तो इस तरह बंटवारे के बाद अधिकांश क्षेत्र कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि 80 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती गई। अब देखिए 80 तक आते आते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, जो पुरातात्विक लोग हैं, जो मतलब इन वस्तुओं से प्रमाण निकालते हैं, उनकी दिलचस्पी धीरे धीरे हड़प्पा में भी बढ़ने लगी। और आज इन दोनों ही स्थलों पर कई सारे विदेशी विशेषज्ञों का संयुक्त रूप से कार्य हो रहा है। जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं और आज भी वहां से नई नई चीज़ों की खोज निकालने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और बताने में लगे हुए कि ये सभ्यता कैसी थी या कैसी नहीं थी। इस प्रकार से दोस्तों इन सब पॉइंट्स के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश किए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और कब हुई। तो आपको पता चल गया हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और कब हुई जी? तो 1921-22 में इसकी खोज हुई थी। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की और 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज से यह प्रमाण हो गया, प्रमाणित सिद्ध हो गया कि इस जगह पर क्या है, एक बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता विकसित थी। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को लिखने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब एक चीज समझिएगा, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या एक टॉपिक है जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन। अब देखिए इसमें समझिएगा, अतीत का मतलब हुआ जो बीत गया है। तो जो बीत गई जो चीजें हैं उन चीजों को जोड़ना आज से, और जब हम निश्चित तौर पे जब पुरानी चीजों को आज से जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे समस्या तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो उसी चीज के बारे में बताना है कि जब हड़प्पा का जो समय था जो बीत गया है, उन चूंकि वहां का इतिहास, देखिए दोस्तों मैंने पहले बताया कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास लिखने के लिए हम पुरातात्विक चीज़ों पर ही डिपेंड हैं, वहाँ के मोहरों पर, वहाँ के मृदभांड पर, वहाँ के औजार पर, वहाँ के हथियारों पर, वहाँ के गहने पर हम डिपेंड हैं, क्योंकि वहाँ का लिखित जो साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो अब हम जब उन चीज़ों से जब इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं तो हम उनकी तुलना करते हैं आज से चीज़ों को कैसे रहा होगा। तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को तो स्पष्ट जानकारी मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की स्पष्ट तुलना आज से नहीं हो पाती है, तो उसमें समस्या होती है। इसी समस्या के बारे में हमें देखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन। जब कभी भी किसी कालखंड या सभ्यता का इतिहास लिखा जाता है तो उसके लिए हमें 2 प्रकार के साक्ष्य की जरूरत होती है। आई बात समझ में? जैसे पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, 2 चीजें हो गई क्लियर। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लिखित प्रमाण तो हैं, कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लिखित प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसके इतिहास लेखन में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर होना पड़ता है। आ गई बात ना, कि लिखित तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए हम इसको पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे मृदभांड, औजार, आभूषण और घरेलू सामान इत्यादि
अब इनकी तुलना जब हम आज से करते हैं तो कई बार तो उसकी तुलना परफेक्ट रूप से हो जाती है, लेकिन कई बार उसकी साम्यता नहीं बैठ पाती है और हम उसको गलत तरीके से लिख देते हैं, तो इतिहास की मूल जो व्याख्या होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। यही समस्या होती है। इन पुरातात्विक साक्ष्यों को वर्तमान से जोड़कर देखा जाता है, इसके बाद उससे साम्यता यानी उससे तुलना की जाती है, स्थापित की जाती है, तुलना स्थापित की जाती है। इसी प्रक्रिया को अतीत से जोड़कर कहा जाता है, यानी इसी को क्या कहते हैं, अतीत से जोड़ना कहते हैं, कि पुरानों को नए के साथ मिलाना और कितना परफेक्ट बैठ रहा है उसकी तुलना करना। लेकिन कई बार साम्यता नहीं मिल पाने के कारण हमें दिक्कत भी होती है। इतिहास की व्याख्या उल्टा हो जाता है, करना चाहिए कुछ और हो जाता है कुछ और, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ हम हड़प्पा से हमें मिलेगा ना, आगे भी भविष्य में जब पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ याद रखिएगा कि कभी ये मत भूलिएगा कि ऐसा ही था पूरी तरह से परफेक्ट रूप से। हम ये बात कहेंगे कि हड़प्पा में ये भी ऐसा रहा होगा, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं और 100% परफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है खोजों का वर्गीकरण, यानी जो खोज किया गया, जो भी चीज़ें मिली हैं उसको क्लासिफाइड करना, अलग अलग बांटना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो क्लासिफाइड समझ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे मोहरें मिली, औजार मिला, मृदभांड मिला, घरेलू सामान मिला, इनको कैसे अलग अलग हम क्लियरफाई कर पाएँ। तो खोजों के वर्गीकरण का तात्पर्य है कि जब किसी स्थान से किसी पुरातात्विक को खोज प्राप्त होता है तो वह उसे कैसे वर्गीकृत करता है, कैसे उसको अलग अलग करता है। जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां, हाथी दांत आदि के संबंध को लेकर होता है। दूसरी तरफ अधिक जटिल उनकी उपयोगिता को भी लेकर भी होता है कि वो किस काम के लिए उपयोग में किया जाता है, क्योंकि इतिहासकारों को यह तय करना पड़ता है कि कोई पूरा वस्तु यानी उस समय की वस्तु एक औजार है या वह आभूषण है या अनुष्ठान यानी पूजा पाठ में प्रयोग की जाने वाली वस्तु है। क्योंकि तुलना तो करना पड़ेगा बेटा, एक समान है तो उसको देखना पड़ेगा ना, क्या यह औजार है या यह आभूषण है या अनुष्ठान है, तो उसको क्लासिफाइड करना पड़ता है। कई बार ये सही भी हो जाता है और कई बार गलत भी हो जाता है। इस प्रकार पुरातात्विद जो होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो किसी का वर्गीकरण बड़े ही सावधानी पूर्वक करते हैं, उसकी उपयोगिता को समझ करके कि वास्तव में इसका प्रयोग किधर होता था, किस लिए होता था। अब आता है व्याख्या, यानी व्याख्या की समस्या भी है। निश्चित तौर पे वर्गीकरण करेंगे, अगर मान लीजिए गलत वर्गीकरण हो गया तो उसकी व्याख्या भी गलत हो जाएगा। मान लीजिए मोहर है और मोहर की हमने व्याख्या कर दी किसी अन्य चीज से, तो निश्चित तौर पे उसकी व्याख्या में समस्या हो जाएगी। तुलना हमने किसी और से कर दिया तो व्याख्या भी कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से व्याख्या की भी समस्या उत्पन्न होती है, इसको भी हम लोग देखते हैं। जब किसी वस्तु या सामान को अतीत से जोड़कर समझते हैं तो कई बार कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खासकर धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के लिए धर्म से जुड़ी हुई वस्तुओं को जब हम लोग जोड़ करके देखते हैं तो उसमें हमें समस्या पैदा होती है। दूसरी तरफ वेदिकाएं और स्नानागार को देखकर भी व्याख्या करना जटिल कार्य था कि इसका प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था। अब देखिए, वेदिका का मतलब होता है हवन कुंड। जैसे आज हमारे यहाँ घरों में शादी विवाह में क्या होता है, अग्नि को जलाया जाता है, या मान के चलिए पूजा पाठ होता है वहाँ जलाया जाता है। तो अब देखिए, हम वेदिका की ही समस्या को लें तो अगर मान लीजिए कहीं पे अग्निकुंड का कांड मिला है, अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे आग जलाई जाती थी, तो अब बताइए हम उसकी क्या व्याख्या करें। हम ये भी तो हो सकता है कि लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाते हो, ये भी तो हो सकता है कि शादी विवाह का मामला हो तब आग जलाया गया हो, और ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पे यज्ञ होता हो तो यज्ञ में प्रयोग किया गया हो। अब हम एग्जैक्ट रूप से कैसे बताएं हम, तो क्या हमारे सामने व्याख्या की समस्या उत्पन्न होगी ना, निश्चित तौर पे होगी। उसी तरह से स्नानागार है। अब मान लीजिए स्नानागार है तो कई बार क्या होता है, लोग घरों में अपने स्नानागार बनाते हैं, यानी बाथरूम बनाते हैं स्नान करने के लिए। तो कई बार तो इसका इस्तेमाल खुद के लिए होता है, यानी खुद हम उसमें स्नान करते हैं, और कई बार इसका इस्तेमाल सार्वजनिक तौर से होता है। जैसे मान लीजिए कोई पूजा पाठ हो, कोई त्यौहार हो तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इसको हम कहाँ रखें, क्या इसको हम व्यक्तिगत तौर पर रखें या हम सार्वजनिक चीज़ों के लिए उपयोग करें। तो इस तरह से समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। इसी प्रकार पुरुष और महिलाओं की मूर्तियां देखकर उसकी व्याख्या करने में भी समस्याएं होती है, क्योंकि उस समय की तो लगभग संरचना एक ही जैसे मिल जाती है
और उसकी व्याख्या करना कि ये वास्तव में किसकी मूर्तियां हैं, ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। मोहरों की भी व्याख्या करने में समस्या उत्पन्न होती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य भी हैं मिले हैं, तो कुछ पर व्यापार के, यानी कुछ मोहरों पर पूजा पाठ का प्रमाण मिलता है, तो हो सकता है कि उसका पूजा पाठ के लिए प्रयोग किया जाता हो। कुछ पर व्यापार की मोहरें मिलती हैं, तो हो सकता है व्यापार का प्रयोग किया जाता हो। तो अब हम उसको मान लीजिए व्यापार वाले का तुलना हम पूजा पाठ से कर दें, पूजा पाठ वालों की तुलना व्यापार वाले मोहर से कर दें, तो निश्चित रूप से समस्या तो होगी ना, इतिहास लिखने में अनर्थ हो जाएगा, इतिहास लिखने में दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये व्याख्या की समस्याएं हमारे साथ होती है, लेकिन हम करें तो क्या करें, इतिहास तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का लिखित प्रमाण तो है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। जब हम नहीं पढ़ पाए हैं तो इसके अभाव में हमें डिपेंड किस पे होना पड़ेगा, हमें निर्भर होना पड़ेगा उन वस्तुओं पर जो वहाँ पे प्राप्त हुई है, और उसी के माध्यम से हम धीरे धीरे इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। बेटा, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को व्याख्या की समस्या कहते हैं, कि इतिहास लेखन में व्याख्या की समस्या। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये तीनों पॉइंट जोड़ करके, अतीत के साथ ही सब जोड़ करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस प्रकार अतीत से जोड़कर इतिहास लिखने में समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन से होता है, अतीत से जोड़कर इतिहास लिखने की समस्या को समझाइए, तो इसमें आप दोनों पॉइंट लिखेंगे, वर्गीकरण की व्याख्या भी कराएंगे और समस्या भी लिखेंगे कि इतिहास लेखन की समस्या क्या है, व्याख्या की समस्या क्या होती है, और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आज हम लोगों ने इस बुक को कंप्लीट कर, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ने की कोशिश की। शुरू से लेकर के अंत तक इस सभ्यता को हम लोग जानने का प्रयास किया और हमने कंप्लीट किया। अब इसी से आधारित कुछ क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके एक सपोर्ट की बुक आती है, वहां से हमने उठाया है, ताकि आपको धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने के तरीका भी डेवलप हो जाए। 1 अंक वाले क्वेश्चंस हैं, और इसको देखिएगा, एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, नोट्स को पढ़िएगा। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर ही लिए होंगे टेलीग्राम के माध्यम से, और इस प्रकार से नहीं तो आप वीडियो देख करके भी लिख सकते हैं, और नोट्स बना करके आप फिर इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किन विद्वानों के नेतृत्व में की गई। दोनों क्वेश्चन आ गया। हमने कई बार आपको चर्चा की है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और किन विद्वानों के नेतृत्व में की गई थी, और ये पूछा जाता था कि कौन विद्वान था, तो एक को हम मानते, अब कह रहा है किन विद्वान, मतलब कई लोग हो रहे हैं। तो कई लोग में कौन कौन थे, जॉन मार्शल भी था, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, इन सबके सहयोग से क्या किया गया था, इसकी खोज की गई थी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला आंसर 1921 है, और कौन कौन लोग थे, तो दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। क्लियर हो गया बेटा। अब कह रहा है कि हड़प्पा पूर्व बस्तियों की कोई विशेषता बताइए, यानी हड़प्पा के समय में कोई बस्तियां जो थी उसकी विशेषता। तो नगर निर्माण की विशेषता, आपको मैंने पीछे बताया था कि नगर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे। नगर 2 भागों में बटे हुए थे, ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्सा में थे, पूर्वी और पश्चिमी कहते थे। अगला कह रहा है कि जॉन मार्शल कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। बस इतना ही लिखना है आपको कि जॉन मार्शल कौन थे जी, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। अब कह रहा है कि हड़प्पा लिपि की एक विशेषता लिखिए। तो हड़प्पा लिपि की विशेषता क्या थी कि यह दाएं से बाएं लिखा जाता था। किधर लिखा जाता था बेटा, तो दाएं से बाएं। ऐसे अमूमन आज का हम लोग कोई भी चीज किस तरह लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन यहाँ दाएं से बाएं लिखा जाता था। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाबू हमेशा ये पूछे जाते हैं कि ये तो विशेषता बता दिया, अदरवाइज पूछा था कि हड़प्पा की लिपि किस तरह से लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख साधन का उल्लेख कीजिए। क्या क्या वो लोग करते थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब हम लोग बात कर रहे थे वहां पे हड़प्पा सभ्यता में किस चीज की, निर्वाह के तरीके की, तो उसमें हमने कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में वहां पे चर्चा किया था कि कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी। तो हमने देखा था वहां पर कि वहां पे जो खेती करते थे वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, खेती करते थे। उसमें कुआं का प्रयोग करना, तालाब का प्रयोग करना, जलाशय का प्रयोग करना, नहरों का प्रयोग करना उनका क्या था, प्रमुख साधन था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सिंचाई के लिए, मतलब खेती के सिंचाई करने के लिए, पटवन करने के लिए किस चीज का प्रयोग करना, तो कुएं का, तालाब का, जलाशय, नहर इत्यादि का प्रयोग करना। फ्यांस क्या होता था जी, तो मिट्टी का बना हुआ एक बहुमूल्य मृदभांड होता था, जो मैंने चर्चा किया था कि काफी महंगा भी होता था और बनाने में इसको समय भी लगता था। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिख दीजिए। मेलुहा, ओमान, मेसोपोटामिया, ऊर,
ये 4 स्थल थे, और भी कई थे। आपको मैंने जो पिछले वीडियो में जो मैंने दिखाया है आपको तस्वीर, वहाँ से भी स्थानों का नाम आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जगह थे जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे विदेशों के साथ। भारत में अगर देखा जाए तो राजस्थान, दक्षिण भारत, उधर अफगानिस्तान, इन बालाकोट, इन सब जगहों से क्या था, इनका व्यापार होता था। तो इस प्रकार से बेटा ये कुछ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हैं, इसको भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। इसी में भी और भी है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? पशुपति देवता की पूजा करते थे ये लोग, ये क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कई आपको पता है, चन्हुदड़ो था, धौलावीरा था, लोथल था, बालाकोट था, कई सारे क्षेत्र आपको मैंने बता रखा है, इसमें 2 लिख दीजिए। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित थी, 2 भागों में। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल 10 क्वेश्चन की हमने चर्चा कर लिया, जो आपके किताब में ये दिया हुआ है, वहीं से हमने उठाया है। अब आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं जो वहाँ पे दिया हुआ है, बहुविकल्प प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। बहुत आसानी तरीके से आप बनाने में सक्षम हो सकते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं थे। आपको पता होगा, नोट्स में हमने बताया था कि लगभग 700 के आसपास में मोहनजोदड़ो से कुएं की प्राप्ति हुई है। वीडियो को आप देखेंगे या आपने नोट्स बनाया होगा तो उसमें आपको मैंने बता रखा है पहले से ही कि कितने थे। तो 700 के आसपास में कुआं पाए गए हैं, अनुमान किया गया है। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? अभी हमने चर्चा किया कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्लियर हो गया। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हैं? तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? पाकिस्तान में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव में। यहाँ तो बना ही, आगे भी बन सकता है कि हड़प्पा जो नामक स्थल है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था जी? तो रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। दोनों वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो लिख लीजिए ईरान, इराक, मिस्र। पीछे भी हमने चर्चा किया, ये भी यहाँ पे आ गया। और भी देश बढ़ गए, ईरान, इराक, मिस्र हो गए। अब कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम थे। मैंने पीछे भी चर्चा कर रखा है कि सर्वेक्षण कौन थे? कनिंघम साहब थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी जी? तो हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा है कि 375 से लेकर 400 के आसपास में इनकी क्या थी? चिन्हों की संख्या थी। यही वजह है कि आज हम इतने चिन्हों को समझ नहीं पाए हैं और इतिहास लेखन में हमें प्रॉब्लम हो रही है। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सा था जी? चन्हुदड़ो। शिल्प समझ रहे हैं ना, गहना होना, धातुओं से कोई चीज बनाने वाली चीजें जो होती थी, उसका केंद्र बिंदु कौन था? चन्हुदड़ो के बारे में कहा था कि ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे। और ये एक औद्योगिक नगर था। क्या था जी? औद्योगिक नगर था, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी उस जमाने में, और वहाँ से गहने वहने और अन्य वस्तुओं को बनाने का काम होता था। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रही है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कहीं नहीं किया है किताब के दौरान। लेकिन इसमें मैं बता दूं, कालीबंगा जो राजस्थान में पाया जाता है एक जगह है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बारे में बताया जाता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये वर्तमान में राजस्थान में गंगानगर के आसपास में स्थित है। यहाँ से खेत जोतने का प्रमाण मिलता है। शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नागेश्वर है, जहाँ से शंख पत्थर के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या है जी? तो आप देख लीजिए, हमने पिछले ही वीडियो में बताया था आपको कि जलवायु परिवर्तन भी था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन भी था, लगातार अकाल भी पड़ रहा था, प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही थी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये सब कारण हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से पतन नहीं हुआ, उसने अपने दिशा में परिवर्तन कर लिया, दशा में परिवर्तन कर लिया, मूव कर लिया। जो शहरीकरण था ग्रामीण में बदल गया। इस प्रकार दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ 1 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपको ये क्वेश्चंस बनाने में सहूलियत हुई होगी और समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी हमें पैराग्राफ भी पढ़ाना है कि कैसे पैराग्राफ को तैयार करते हैं, हम लोग पैसेज लिखते हैं। साथ ही साथ मैपिंग भी समझाना है कि मैपिंग कैसे करेंगे। इससे आपको क्या होगा? सहूलियत होगा और आपके
प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने का बेटा प्रयास करना, क्योंकि अगर आप मेहनत करके पढ़ोगे, मेहनत करके अगर समझोगे, तो आप निश्चित तौर पे अपने एग्जाम हॉल में अपने प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सटीक और अच्छे तरीके से दे पाओगे। और जब प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। जब आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आप स्कूल में अच्छे टॉप करेंगे, और जब टॉप करेंगे तो आपका अपना नाम के साथ ही साथ माता पिता का भी नाम रोशन होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ आपके कॉन्टैक्ट नंबर में, मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है उसमें जितने भी नंबर है सभी के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो नया अपलोड करूं तो आपको तुरंत पहुंच जाए और आप इसे पढ़ पाएँ। इस प्रकार मैं आपको इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो का एंड करता हूँ। जय हिंद,